स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कंसेप्ट अपन समझेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों तो रिसेंट टाइम में इसके क्वेश्चंस आने लगे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन आया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो अपन जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो व्हाट कुड बी आवर मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव? वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वी विल आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, how ATP is produced, and then we would be able to apply the concept and we will solve all NSE-JS question. तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Let us first understand that what is respiration and what is the chapter all about. तो बच्चों, जब भी रेस्पिरेशन के बारे में बात की जाती है, सो रेस्पिरेशन बेसिकली बॉडी का CEO है। रेस्पिरेशन बेसिकली बॉडी का CEO है, वेयर C stands for कैटाबॉलिक, E stands for एक्सोथर्मिक, O stands for ऑक्सीडेटिव। सो कैटाबॉलिक वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन होना। तो यहां पर किसका ब्रेकडाउन होता है बच्चों? यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज, और ऑक्सीडेटिव मतलब यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 रिड्यूस होता था और ग्लूकोज बनाता था, यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और क्या लिबरेट करेगा? CO2 लिबरेट करेगा, वाटर लिबरेट करेगा और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलेगी। सो रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ये क्या है बच्चों? ये एक लाइफ प्रोसेस है which basically deals with एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है बच्चों? ATP के फॉर्म में यहां पर बन रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीदिंग जो है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैस इज रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जहां पर एयर का एक्सचेंज किया जाता है, बट रेस्पिरेशन वो लाइफ प्रोसेस है जहां से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो बच्चों? जहां से आप ATP को प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स एयर का बहुत मैसिव एक्सचेंज करते हैं? तो अगर आप 11th क्लास के NCERT पढ़ रहे हो तो वहां पर NCERT साफ शब्दों में लिखती है दैट टू दिस क्वेश्चन there is no डायरेक्ट आंसर, कि कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर हम समझाना चाहें तो प्लांट्स ब्रीथ करता है या नहीं करता, इट इज कि देयर इज
नो मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैस, देयर इज नो मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब CO2 एंड O2 का इतना एक्सचेंज मैसिव नहीं है, रादर देयर इज मोर एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर, मतलब वहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। और इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जब स्टोमेटा ओपन होता है तो प्लांट CO2 ले लेता है, तो बहुत ज्यादा मैसिव एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 प्लांट्स के केस में है ही नहीं, एंड देयर इज मोर एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर, और इसी प्रोसेस के साथ CO2 का एक्सचेंज भी हो जाता है। दूसरा मेन पॉइंट बोलते हैं द इनर पार्ट, द इनर साइड ऑफ द टिश्यू, द इनर साइड ऑफ प्लांट टिश्यू is dead. The inner side of plant tissue is dead, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एयर की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। दूसरा, the energy requirement of plant is less. द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज लेस, उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि वो कैसा है, वो स्टेशनरी है, और जितनी भी एयर की एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो सब किससे सॉल्व हो जाता है, इट इज सॉल्व बाय द पर्पस ऑफ, या बाय द पर्पस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से ही हो जाता है। तो उनको इलेबोरेट एक कोई मैकेनिज्म, या फिर अगर मैं बोलूं कोई ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है एयर का एक्सचेंज करने के लिए, डिफ्यूजन सफिशिएंट है फॉर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सो प्लांट ब्रीथ करते हैं या नहीं करते, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बस ये कुछ इनडायरेक्ट पॉइंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि प्लांट की जो एनर्जी नीड्स है, प्लांट का जो ऑक्सीजन नीड है, वो एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक, अब समझते हैं बच्चों कि व्हाट इज रेस्पिरेशन ऑल अबाउट, और रेस्पिरेशन होगा कैसे। So it is a life process through which energy is released by the breakdown of एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहां पर देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहां अपन देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है दैट इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Anaerobic respiration does not require oxygen. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अ पार्ट ऑफ विच इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, वो साइटोप्लाज्म में होगा। बट इसका एक्चुअल साइट क्या है, द साइट इज
माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या होगी बच्चों? इट इज साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन विल गिव यू 36 एटीपी और 38 एटीपी डिपेंडिंग अपॉन द शटल सिस्टम। यहां पर आपका नेट गेन कितना होगा? 2 एटीपी का। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये जल्दी से हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बच्चों, ये स्लोली और ग्रेजुअली होगा और यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिजल्ट्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा। सो ये ब्रॉडली कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ देयर इज अ पाथवे विच इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों, एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। उस पाथवे को क्या कहा जाता है बच्चों? दैट पाथवे इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। नो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इट इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज it is a process in which there is breakdown of glucose। साइट क्या है इसकी? साइट है साइटोप्लाज्म। यहां पर होगा क्या? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस। यहां पर ग्लूकोज पार्शियली ब्रेकडाउन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्लाइकोलाइसिस की, दैट इट इज अ कॉमन पाथवे। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक है चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। सो चाहे प्रोकैरियोट से चाहे यूकैरियोट से, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन फंजाई में हो रहा है चाहे हमारी स्केलेटल मसल्स में हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। सो अगर आप ग्लाइकोलाइसिस को अपन समझें, सो ग्लूकोज आया आपके सेल के अंदर, ग्लूकोज आया आपकी सेल के अंदर। ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड के अंदर। ये कन्वर्ट होता है बच्चों पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ और यहां पर आपको 8 एटीपीज मिलेंगे। कितने एटीपीज मिलेंगे? 8 एटीपीज। और ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है बच्चों? इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट बात ग्लाइकोलाइसिस की ये है बच्चों दैट इट इज अ 10 स्टेप प्रोसीजर। ये कितना स्टेप का प्रोसीजर है? 10 स्टेप का प्रोसीजर है। हर जगह कुछ ना कुछ चीज डेवलप हो रही है। कहीं पर एटीपी यूज हो रहा है, कहीं पर एटीपी बन रहा है, कहीं आपका एनएडीएच बन रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इन दीज 10 स्टेप्स। और ये पूरा कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स are present in the
साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो अब ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए वी नीड अ सबस्ट्रेट। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बच्चों, ये कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इट कुड बी फैट, इट कुड बी प्रोटीन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन नहीं हो सकते हैं? हॉर्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड वाटर। दे कैनॉट एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी कौन कॉमन है? इट इज द ग्लूकोज विच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो अब अपन समझते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, एक 10 स्टेप प्रोसीजर है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी को अपन यहां पर स्टेप वाइज बनाएंगे बच्चों। सो वी विल स्टार्ट विद ग्लूकोज। देखो ध्यान से समझेंगे, जहां जहां पर एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो एंजाइम्स, और जहां जहां पर कहां पर एनएडीएच बन रहा है, कहां एटीपी, कहां एसएलपी, वो सारी चीजें मैं मार्क करती चली जाऊंगी। तो ग्लूकोज बच्चों कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप अपन वाइट से मार्क करते जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहां एटीपी खर्च करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ग्लाइकोलाइसिस अगर करना है तो आपके सेल के पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके सेल के पास एनर्जी नहीं होगी तो फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही नहीं। इसको कुछ ऐसे समझो कि आपकी टू व्हीलर के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया है, आपको पंप तक जाना है पेट्रोल रिफिल कराने, तो आपके रिजर्व में कुछ पेट्रोल होना चाहिए। उस रिजर्व के पेट्रोल से आप पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे और फिर पेट्रोल डला के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बट अगर आपकी रिजर्व में भी पेट्रोल नहीं हुआ तो आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप तक आपको खींच के ले जाना पड़ेगा, आप उसे स्टार्ट कर नहीं ले जा सकते। वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस के लिए आपको रिजर्व में पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर रिजर्व पेट्रोल यहां पर कौन है? आपका एटीपी। तो यहां पर आपका एटीपी खर्च हुआ, और यहां पर लगने वाला एंजाइम है आपका हेक्सोकाइनेज। यहां पर जो एंजाइम लगेगा दैट वुड बी हेक्सोकाइनेज। ठीक, नेक्स्ट, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये कन्वर्ट होगा बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, विच इज आइसोमर। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो होगा आइसोमेरेज। और ये कैसा हो गया? मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में मैं फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर रही हूं बच्चों इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। दिस इज माय थर्ड स्टेप। और यहां पर भी मुझे एटीपी खर्च करनी पड़ी, एटीपी से एडीपी बनाया और यहां लगने वाला एंजाइम हो गया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये 3 स्टेप हो गई, 2 एटीपी मैंने खर्च कर दी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया मेरा। यहां पर 3 स्टेप्स हो गए हैं, एनर्जी नहीं बनी है। मैंने एनर्जी क्या करी है, मैंने एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहां पर करा है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है बच्चों, ये आगे कन्वर्ट होगा ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों इनटू डाइहैप, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो रहा है यहां पर इनटू पगाल, दैट इज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। अब यहां पर ये जो है ये बच्चों इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, ये आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से इंटर कन्वर्टेबल है। तो देखो कितने स्टेप्स हो गए थे, थर्ड स्टेप यहां हो गया, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप। आगे चलते हैं, पगाल जो है अब यहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड है बच्चों, तो यहां से सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, अपनी डबल हो जाएंगी। पगाल जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है, यहां पर NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में, ठीक है, NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH में। तो यहां पर सारी कैलकुलेशन 2 से चल रही है, तो 2 NADH बनेंगे यहां पर बच्चों, और यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है, यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर यहां तक बात, ये बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज, ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, और वो फॉस्फेट ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, आपके SLP से ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ADP से क्या बन जाएगा, यहां पर ATP बन जाएगा। तो यहां पर इस फॉस्फेट ग्रुप को यहां पर जोड़ा ही इसलिए गया था कि नेक्स्ट स्टेप पर, 7th स्टेप पर मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं SLP से एक ATP का फॉर्मेशन कर दूं। क्लियर है ये बात यहां तक। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना बच्चों, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमेरेज की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा बच्चों फॉस्फोइनॉल, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक। फिर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुविक एसिड, और यहां लास्ट स्टेप 10 स्टेप पर भी SLP से आपका क्या मिलेगा, आपको एक ATP मिलेगा। अब यहां पर सारी चीजें 2 से चल रही है, तो यहां पर आपको 2 ATP मिलेंगे, यहां पर भी आपको 2 ATP मिलेंगे, यहां पर आपको 2 NADH मिलेंगे। सो दिस इज योर ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दिस इज योर फोर्थ स्टेप, this is your fifth, this is your sixth step, this is your sixth step, this is your seventh step, this is your eighth step, then this is your ninth step, और ये आपका आ गया यहां पर
10 स्टेप, ठीक है। सो ये सारे 10 स्टेप प्रोसीजर हो गए। सारे प्रोसेस कहां हो रहे हैं? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपको यहां पर क्या मिल गया? पायरुविक एसिड मिल गया। और यही पायरुविक एसिड अब अगर एरोबिक कंडीशन होंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और अगर एनएरोबिक कंडीशन होंगी तो साइटोप्लाज्म में ही इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा, इधर इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही एनसीईआरटी ने यहां पर दे रखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको देख सकते हैं तो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया ग्लूकोज से, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। पहले स्टेप पर आपको एटीपी का खर्च करना पड़ा और लगने वाला एंजाइम क्या है यहां पर? हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, फिर यहां पर ट्रायोज फॉस्फेट बना, दैट इज पगाल, दैट इज फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और यहां पर डाइहैप बना, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेप्स है, ये कन्वर्ट होएगा इसमें। याद रखना बच्चों, जब डाइहैप का कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है सेल को, और ये कन्वर्ट होएगा पगाल में। पगाल कन्वर्ट हो रहा है आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहां पर वाटर का लॉस हुआ, और लास्ट में आपको मिला पायरुविक एसिड। और यहां पर 10 स्टेप पर और आपके 7th स्टेप पर, 10 स्टेप पर और 7th स्टेप पर आपको एसएलपी से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी मिली, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपको यहां पर जब पगाल आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ वहां पर आपको 2 NADH का फायदा हुआ। सो नेट गेन आपका, नेट गेन अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस से, सो आपका नेट गेन क्या हो रहा है बच्चों? यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेट गेन देखिए, एटीपी देखते हैं, 2 ATP कंज्यूम, 2 ATP आपने कंज्यूम करी थी बच्चों, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 ATP कंज्यूम हुई, 4 ATP, 4 ATP प्रोड्यूस। सो नेट गेन एटीपी का कितना हुआ? नेट गेन ऑफ एटीपी 2 ATP। NADH कितने मिले आपको? 2। एक NADH से आपको 3 ATP मिलते हैं, तो 2 से कितने मिले आपको? 6 ATP। सो टोटल ATP 8 ATP हो गए, जिसमें 2 आपके SLP से हैं, और आपके बचे हुए 6 जो ATP हैं वो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हैं, जो कि ETS से आपको मिलेंगे जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में ETS को पढ़ोगे। तो ये बात समझ में आई। यहां पर आपका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, CO2 बाहर नहीं निकला है, ऑक्सीजन की आपको कोई जरूरत यहां पर नहीं थी। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस बच्चों। और यहां पर आपको जो याद रखने वाले स्टेप्स हैं वो है आपका ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर इसके एंजाइम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। देन दिस 6th स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7th स्टेप इज इंपॉर्टेंट, और लास्ट में ये 10th स्टेप जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपके रेट डिटर्मिनिंग फैक्टर्स चल रहे हैं, रेट डिटर्मिनिंग एंजाइम्स हैं। एसएलपी से आपको एटीपी मिल रही है और ओपी से आपको एटीपी मिलेगा। सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। अब फर्दर अपन बात करते हैं बच्चों, अगर एनारोबिक कंडीशंस हैं, if there are anaerobic conditions, ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस कहां होगी? अगर मैं बात करूं यीस्ट की, तो यीस्ट के केस में जो पायरुविक एसिड बनता है बच्चों वो कन्वर्ट होता है C2H5OH प्लस CO2। नेट गेन आपका होगा 2 ATP का। अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल्स की, अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल्स की, ठीक है, तो वहां पर जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP की। अब स्केलेटल मसल के अंदर बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब हम कोई टफ फिजिकल लेबर कर रहे हैं, मैं आपको एकदम से बोलूं बहुत तेज भागो, स्टेज ऊपर नीचे चढ़ो,
या आप बहुत समय बाद बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपकी मसल्स में एक पेन प्रोड्यूस होता है, दैट पेन इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहां पर देखो एनसीईआरटी ने बहुत स्पष्ट दे रखा है, ग्लूकोज से आपका बन गया ये रहा पायरुविक एसिड, ये बना पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया आपकी लैक्टिक एसिड में, और ये कहां हो रहा है, आपकी स्केलेटल, ये हो रहा है आपकी स्केलेटल मसल्स में। नेट गेन कितना होगा, 2 एटीपी। यहां पर जो NADH आपने बनाया था वो यूज हो जाएगा इन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, इसीलिए ओपी से आपको कोई एटीपी नहीं मिलेगा जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो। अगेन ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया इथेनॉल और CO2 में, ये है यीस्ट का केस, और यहां पर आपका NADH जो है वो NAD+ में कन्वर्ट हो गया इन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल। सो व्हेन आई टॉक ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यहां पर मुझे नेट गेन कितना हो रहा है, नेट गेन मुझे सिर्फ 2 एटीपी का हो रहा है, और इस पर्पस में मैं NADH को यूज कर रही हूं, इसीलिए मुझे ओपी से कोई गेन यहां पर नहीं होगा। क्या ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई है, एब्सोल्युटली क्लियर है। सो दिस विल हैपन व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो जो पायरुविक एसिड है उसका फेट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर पार्शियल इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट होता है एंड इट कॉजेस पेन। वेर एज इथेनॉल जो है और CO2 जो है वो यीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज द बैकबोन ऑफ योर बेकरी एंड ब्रूअरी इंडस्ट्री। बेकरी में जो केक की सॉफ्टनेस है, ब्रेड की सॉफ्टनेस है, जब डो को रेज किया जाता है तो यीस्ट को यूज किया जाता है, और अल्कोहल इंडस्ट्री में डेफिनेटली ये इथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा। सो दिस यीस्ट फर्मेंटेशन या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन इज द बैकबोन फॉर अल्कोहल एंड बेकरी इंडस्ट्री, और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन इट अंडरगोज टफ फिजिकल लेबर, तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज फर्मेंटेशन। आगे देखते हैं बच्चों, अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब एरोबिक रेस्पिरेशन है, दैट मींस जो पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना, अब इस पायरुविक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट कर कर ले जाएंगे एक सेल ऑर्गेनेल में। इसको हम ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट करके एक सेल ऑर्गेनेल में। इस सेल ऑर्गेनेल को आप सब जानते हैं, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के कहां ले जाएंगे, अब हम इसे मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे। सो दिस पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट अंडरगोस चेंजेस, ये चेंजेस अंडरगो करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस प्रोसेस में आपको एटीपी मिलेंगे, और एटीपी कितने मिलेंगे, 6 एटीपी आपको मिलेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होगा इसको समझते हैं। ये पायरुविक एसिड है, इट एंटर्स इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहां पर इस स्टेप पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, NAD+ कन्वर्ट हो रहा है NADH में, यहां से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल रहा है, लगने वाला एंजाइम यहां पर है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, और यहां पर को एंजाइम ऐड हो रहा है जिसमें
मेनली मैग्नीशियम +2 है। तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आपको ध्यान से समझ में आए, अगर आप केमिस्ट्री समझते हो, पढ़ते हो, तो यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेटिव, यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ साथ में एक CO2 का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज आउट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2+, और यहां पर NAD+ से क्या बन रहा है, NADH यहां पर बन रहा है, और ये कहां हो रहा है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। अब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने थे अपने, 2, ठीक है। तो कितने NADH बनेंगे, यहां पर 2। एक NADH से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 3 ATP की। तो यहां से नेट गेन आपको कितना ATP का होगा, 6 ATP का होगा। पर ये ATP आपको कैसे मिलेंगे, OP से मिलेंगे, SLP से आपको लिंक रिएक्शन में कोई भी गेन नहीं होगा, बिकॉज यहां पर SLP डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल दैट विल इवेंचुअली अकर। यहां तक बात क्लियर है, आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको कोई डाउट होना चाहिए बच्चों, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। Now, once the link reaction is done, next step is your Krebs cycle. Next step is your Krebs cycle. It was discovered by Hans Krebs. Sir Hans Krebs ने इसको डिस्कवर किया था. It is also called as TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle. It is also called as citric acid cycle. It is also called as citric acid cycle. The site of Krebs cycle is what? It is the matrix of the mitochondria. वहीं पर इसके सारे enzymes present है, ठीक है। So ये एक cyclic process है. So you will start with one product and you will land up ending into that product only. इसीलिए ये क्या है, एक cyclic process है। So अपन अब इसको बनाएंगे, इसके लिए एक निमोनिक्स है बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली मैंने नहीं बनाया है, सदियों से चलता आ रहा है, तो वही मैं आपको बता रही हूं। सो द निमोनिक सेज कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन मैथ्स ऑपरेशंस। कई जगह माफिया भी लिखा हुआ है, कई जगह ऑपरेशन लिखा हुआ है, आपको जो समझ में आए आप यूज कर सकते हैं। सो इट इज कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। तो यहां पर अपने साइकिल को आप बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो वी विल स्टार्ट विथ C, दैट इज सिट्रिक एसिड। देन नेक्स्ट इज I, सो दैट इज आइसोसिट्रेट। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बना बच्चों। ये अपन एक बार पहले पूरे इसके जो निमोनिक्स है उसको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद सारी चीजें बताऊंगी कहां पर क्या बनेगा। तो C हो गया कैन इंटेलिजेंट, O से यहां पर बनेगा बच्चों ऑक्सैलोसक्सिनेट, ठीक है। O फिर K से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर इसके बाद बनेगा सक्सिनाइल को ए, फिर यहां पर बनेगा सक्सिनेट, फिर F से यहां बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से यहां बनेगा मैलेट, मैलेट से बनेगा यहां पर
OAA दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो देखो ये सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व है आपकी क्रेब्स साइकिल में। अब इनको एक एक कर अपन देखते हैं कि कौन से स्टेप पर बच्चों क्या होगा, कैसे बनेगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज आपको क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगी। अब देखो यहां पर OAA से सिट्रिक एसिड बन रहा है, किसकी मदद से? क्योंकि यहां ऐड हुआ हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए, एंजाइम लगा यहां पर सिट्रेट सिंथेस, और यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। अब देखो एसिटाइल कोए ऐड हुआ OAA से, यहां पर बन रहा है सिट्रिक एसिड। अब एसिटाइल को एंजाइम ए बच्चों कितना? 2 कार्बन कंपाउंड, OAA जो है 4 कार्बन कंपाउंड, टोटल यहां पर हो गए हमारे पास 6 कार्बन। घूम फिरकर हमें वापस से 4 कार्बन कंपाउंड पर आना है। दैट मींस इस साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे 2 डीकार्बोक्सिलेशंस करने पड़ेंगे, तो ही मैं इस साइकिल को क्या कर पाऊंगी? कंप्लीट कर पाऊंगी। ठीक है, इमैलेट को थोड़ा नीचे लिख देते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सिट्रिक एसिड से बन गया आइसोसिट्रेट, ये आइसोमर है तो पोजिशनल चेंज हुआ, आइसोसिट्रेट बन गया। यहां पर भी 6 कार्बन है। आइसोसिट्रेट से मेरा बना ऑक्सैलोसक्सिनेट, आइसोसिट्रेट से मेरा बना ऑक्सैलोसक्सिनेट। और यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या होगा? NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH में। यहां पर क्या हो गया? NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH में। दैट मींस इस स्टेप पर मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है ये भी एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। दैट मींस यहां से मेरा एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से मेरा एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेप बोलूं, इसको मैं सेकेंड स्टेप बोलूं, तो ये मेरा कंबाइंड थर्ड स्टेप हो गया, क्योंकि यहां पर दोनों स्टेप में मिलाकर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव यहां पर क्या हो रहा है? मिलाकर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से मेरा सक्सिनाइल को ए बन रहा है। अब अपने को पता है सक्सिनाइल को ए 4 कार्बन कंपाउंड है। दैट मींस यहां से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। एक बार सक्सिनाइल को ए बन गया, अब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट किया था, यहां पर 4 कार्बन का कंपाउंड बन चुका है। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी NAD+ कन्वर्ट हो गया NADH में, ये कन्वर्ट हो गया। दैट मींस इस स्टेप को भी मैं क्या बोल सकती हूं बच्चों? इस स्टेप को भी मैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इस स्टेप को भी मैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकती हूं। अब कार्बन रिड्यूस नहीं होंगे, दैट मींस ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी मेरा 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट बन गया। यहां पर मेरा पहला और इकलौता SLP बनता है, दैट इज GDP से। GDP से क्या बनता है मेरा? यहां पर GTP, और GTP ATP के बराबर है। तो यहां पर पहला और आखिरी क्या हुआ? SLP। तो पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर सिर्फ यही सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट ही ऐसा स्टेप है जहां पर क्या हो रहा है बच्चों? जहां पर SLP से ATP बन रहा है। अब सक्सिनेट से मेरा बन रहा है यहां पर फ्यूमरेट, सक्सिनेट से मेरा यहां पर बन रहा है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बन रहा है मैलेट, और मैलेट से बन रहा है OAA। अब फ्यूमरेट से मैलेट जब बनता है तो यहां पर बच्चों वाटर ऐड होता है। मैलेट से जब OAA बनता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर बस अब डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, यहां पर सिर्फ क्या होगा? यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर नहीं होगा। सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बनता है बच्चों तो यहां पर FAD+, FAD+ से क्या बनता है बच्चों? FADH बनता है। ठीक है, और ये FADH जो है ये भी OP का हिस्सा है, ये भी आपके ETS में जाएगा और 2 ATP के बराबर आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। क्लियर है?
ठीक, अब यहां पर सक्सिनेट टू फ्यूमरेट आप एंजाइम जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो। यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लगता है, जिसके साथ एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इन्वॉल्व रहता है जिसका नाम होता है मैलोनेट। तो यहीं पर एंजाइम जो लगेगा दैट वुड बी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब देखो यहां पर ये पूरा 8 स्टेप प्रोसेस है, ये पूरा 8 स्टेप प्रोसेस है और इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है बच्चों, कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो एक बार यहां हुआ और एक बार यहां हुआ, तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। साइकिल 2 बार चलेगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए यहां पर लगे हुए हैं। तो एक की काउंटिंग से अगर अपन देखें पहले, तो यहां पर एक की काउंटिंग से एक NADH यहां बन रहा है, एक NADH यहां बन रहा है और एक NADH यहां बन रहा है, तो 3 NADH बन गए। साइकिल 2 बार चली तो 6 NADH मिले, तो 6 NADH से एक से आपको 3 के बराबर एटीपी मिल रही है, यानी 18 एटीपी के बराबर आपको एनर्जी मिलेगी। ये साइकिल जब 2 बार चलेगी NADH से। एक GTP मिल रहा है जो कि आपको एक एटीपी के बराबर एनर्जी देगा, तो 18 और 2 19 20 20 हो गए। और उसके बाद FADH2 आपको 2 एटीपी के बराबर यानी 4, तो 24 एटीपीज आपको यहां से मिले। तो 24 आपको 8 एटीपीज मिले थे ग्लाइकोलाइसिस से और 6 एटीपीज आपको मिले थे लिंक रिएक्शन से। सो टोटल एटीपी आपके यहां कितने हो जाएंगे, 38 एटीपी के बराबर आपको यहां पर एनर्जी मिलेगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि रीजनरेशन का स्टेप कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद से आपका पूरा रीजनरेशन होगा। वाटर कहां कहां ऐड हो रहा है, तो वाटर एक यहां फर्स्ट स्टेप पर ऐड हो रहा है बच्चों, और लास्ट में फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है तब वाटर ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां कहां पर हो रहा है, तो आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को ए और मैलेट से OAA पर आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन कहां पर हो रहा है, तो ये पूरी साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। एक बार एनसीईआरटी ने जो बनाया है उसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। सो यहां पर पाइरुवेट को एंजाइम ए ऐड हुआ बच्चों, एसिटाइल को ए बना, ये हो गया आपका लिंक रिएक्शन। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, दोनों ने जुड़कर बनाया सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड को एनसीईआरटी ने डायरेक्टली 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनाया, वापस से इन्होंने क्या करा, यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करा और डायरेक्टली ही इन्होंने GDP से GTP बना ली। तो इन्होंने स्टेप्स को क्या करा है बच्चों, स्क्वीज कर दिया है। बात सेम ही बोल रही है एनसीईआरटी भी। अब यहां से रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सक्सिनिक से मैलिक एसिड, ठीक है, और मैलिक एसिड से वापस से OAA, यहां पर एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। सो दिस इज योर क्रेब्स साइकिल इन डिटेल। तो ये जो मैंने आपको क्रेब्स साइकिल बनाकर दी है बच्चों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज द ETS, दिस इज द रिवाइज ETS विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ ETS का पर्पस क्या होगा बच्चों, टू क्रिएट proton pump in the intermembrane space। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मतलब ये वाली स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन की बीच वाली स्पेस पे, वहां पर क्या करेंगे, H+ का एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। जब H+ का ग्रेडियंट यहां क्रिएट हो जाएगा तो H+ जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो उनको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, उनको इन चैनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट इज F0 F1 चैनल। और यहां से क्या मिलेगा आपको, एटीपी का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहां पर एनसीईआरटी कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम बताती है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्सेस कहां प्रेजेंट है हमारे, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर प्रेजेंट है ये हो गई आपकी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और अल्टीमेटली ये रहा आपका चैनल, दैट इज F0 F1 चैनल। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम एनसीईआरटी बताती है
दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम बताती है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें दो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है बच्चे, FMN और FES। यहां पर क्या इन्वॉल्व है, दो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, FMN और FES। तो यहां पर NADH अपना H+ देता है FMN को, FMN से वो जो H+ है वो जाता है FES, और ये यहां पर H+ को अंदर डाल देते हैं। तो यहां पर दो NADH इन्वॉल्व है, तो दो H+ गए। ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये खुद भी एक पंप है, तो ये मैट्रिक्स से H+ को अंदर की तरफ खींचता है, तो टोटल 4H+ कॉम्प्लेक्स 1 खींचता है। ठीक है, फिर ये H+ जो है बच्चों ये जाता है यूबिक्विनोन के पास। जैसे आपको याद हो फोटोसिंथेसिस में अपन ने प्लास्टोक्विनोन पढ़ा था, तो प्लास्टोक्विनोन जैसे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ना होकर पर एक वो हाइड्रोजन कैरियर है, एग्जैक्टली वैसे ही यूबिक्विनोन जो है, ये यूबिक्विनोन जो है ये क्या है, ये भी एक H+ कैरियर है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहां से H+, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, H+ तो अंदर गए, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े तो इस यूबिक्विनोन ने मैट्रिक्स से क्या ले लिया, H+ को ले लिया, और क्या बन गया, UqH2। इसने क्या बना लिया, यूबिक्विनोन H2 बना लिया। अब इस UqH2 ने इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिए किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिए, और अपना हाइड्रोजन अंदर कहां फेंक दिया, उसने मैट्रिक्स की तरफ अपने हाइड्रोजन को या H+ को अंदर की तरफ भेज दिया। अंदर की तरफ से मेरा मतलब है इट पुश द H+ टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कहां डाल दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डाल दिया। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स 2। द कॉम्प्लेक्स 2 इज, तो यहां पर बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे गए यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन ने क्या करा, मैट्रिक्स से H+ को खींचा, यूबी जो है वो UqH2 बना। UqH2 ने आगे क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे पास कर दिया और H+ को अंदर मैट्रिक्स की तरफ भेज दिया। ठीक है, ये देखो यहां पर आ गए आपके 4H+। और अब ये फर्दर जो H+ है ये चले गए आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मोबाइल कैरियर से चले गए आपके कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, ये चले गए कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहां पर फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है बच्चों वो है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फाइनली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, मैट्रिक्स से H+ को लेगा और क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर इस पूरे मैकेनिज्म में मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो ये पूरा ETS रुक जाएगा। ETS अगर रुक जाएगा बच्चों तो फिर जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पर फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 4H+ यहां से, 4H+ यहां से और 2H+ यहां से आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में गए हैं। और एनसीईआरटी बोलती है बच्चों कि NADH+ से ये NAD जो बन रहा है, ठीक है, तो 3H+ अगर जा रहे हैं तो 3 ATP बन रहे हैं, और 2H+ 2 ATP बना रहे हैं। और ये किस केस में प्रेजेंट है, FADH के केस में यहां पर प्रेजेंट है। तो आप देखो 2H+ गए यहां पर, तो आपके ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। अब कैलकुलेशन अगर आप करके देखोगे यहां पर, तो आपके NADH के जो H+ जा रहे हैं उससे आपको 2.5 ATP मिलती है, पर हम उसे राउंड फिगर में 3 ATP लेते हैं। और FADH के केस में 1.5 ATP मिलती है, जिसको हम राउंड फिगर में 2 ATP कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ETS की मदद से, ETS में ऑलरेडी आपको फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ा चुकी हूं कि H+ का कंसेंट्रेशन किस तरीके से होता है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे
यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाया, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस यहां पर लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 या फिर कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4, ये सब मिलकर H प्लस को आपके मैट्रिक्स की तरफ पुश कर रहे हैं। H प्लस का कंसेंट्रेशन जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बढ़ जाएगा तो मैट्रिक्स में वापसी आने के लिए इनको F0 F1 चैनल को क्रॉस करना ही पड़ेगा एंड दैट वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है बच्चों, ये बात यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की कि हमको कितना गेन कैसे हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में एसएलपी से 2 एटीपी, ओपी से 2 एनएडीएच जो कि आपको 6 एटीपी दे रहा है, तो टोटल आपके पास हो गई 8 एटीपीस। बात करें लिंक रिएक्शन की, तो एसएलपी से एटीपी 0, ओपी से 2 NADH, दैट मीन्स इट इज गिविंग यू टोटल 6 एटीपी, तो यहां पर आ गई आपकी 6 एटीपी। ठीक है, बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो आपको एसएलपी से 1 जीटीपी मिल रही है विच इज इक्वल टू 1 एटीपी। एक टर्न की अगर मैं अभी बात करूं तो ओपी से NADH आपके बन रहे हैं 3, FADH बन रहा है आपका 1। साइकिल 2 बार चल रही है, दैट मीन्स 9 और 2, 3 2 6, सॉरी 3 2 6, तो ये आपका हो गया गेन। अब 6 NADH बन रहे हैं और 2 FADH आपके बन रहे हैं। NADH से आपको यहां पर 18 एटीपी मिल जाएंगे और आपको यहां पर FADH आपको 4 एटीपी देगा, 2 बार चल रही है, यहां से आपको 2 एटीपी मिले, तो 18, 20 और 24 एटीपी। ठीक है, 24 और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 38, तो टोटल आपको यहाँ कितने एटीपीज मिल जाएंगे बच्चों? नेट आपको एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 एटीपी मिलेंगे। कई बुक्स में आप देखोगे तो 36 एटीपी भी है बेटा, वो आपके जो ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH बने हैं, कई बार उसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ खर्चा पानी हो जाता है, तो नेट गेन 36 एटीपी का भी है। दैट डिपेंड्स ऑन द शटल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन आपके NADH को, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का NADH है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में कौन लेकर जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नेट गेन आपका 38 एटीपी या 36 एटीपी का यहां पर होगा। आगे देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है और जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। चीज ये है कि क्या सिर्फ रेस्पिरेशन को आप कैटाबॉलिक पाथवे ही बोल सकते हो? दैट मीन्स क्या वहां पर सिर्फ ब्रेकडाउन ही होगा, क्या कुछ नया नहीं बनेगा? तो एनसीईआरटी एक कंसेप्ट बोलती है कि रेस्पिरेशन को हम एम्फीबोलिक पाथवे बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कई बार कोई चीज बन भी रही है और कई बार कोई चीज टूट भी रही है। अगर आपके पास ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है तो फैट, प्रोटीन, ये आपके लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जैसा काम करेंगे। फैट जब भी टूटेंगे बच्चों तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। फैटी एसिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल जो है वो डाइहैप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये आपकी रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा। प्रोटीन्स जो है बच्चों वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगे, अमीनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होंगे पायरुविक एसिड में और फर्दर फिर आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी। कार्बोहाइड्रेट विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगा। तो ये जो पाथवे यहां पर है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फैट का, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैट का जो ग्लिसरॉल है वो कहां मिलेगा आपको? डाइहैप में कन्वर्ट होगा। फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटाइल को ए में जाएगा। अमीनो एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होंगे।
तो प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, बट सिर्फ ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ऐसा नहीं है। यहां पर फैट्स और प्रोटीन्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे और साथ साथ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे एक्ट करेंगे। और रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कैटाबॉलिक पाथवे, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से इट एज एम्फीबोलिक पाथवे। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी देती है, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कि कितना CO2 जो है हमने लिबरेट किया है और कितना O2 हमने यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड जो आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उन सबका RQ जो है वो अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, फैट और प्रोटीन का लेस देन 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 RQ होता है। ठीक है, यही दे रखा है एनसीईआरटी ने कि यहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है इंटू 6CO2 प्लस 6H2O एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो 6CO2 बाय 6O2 तो RQ कितना आ गया आपका? 1 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, यहां पर आपके पास अब है फैट। इस फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको काफी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इतना वाटर रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो RQ जो है इसका लेस देन 1 है, इट इज अराउंड 0.7। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर साथ साथ में आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी लगाने पड़ जाते हैं, तो आपको इन सबके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, तब आप ये सारी कैलकुलेशंस RQ की कर पाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया है बच्चों, तो आप उस क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर प्रोटीन के बारे में बात करूं बच्चों, तो प्रोटीन का जो RQ है वो भी लेस देन 1 है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इसके पास खुद के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड का RQ जो है बच्चों वो हमेशा मोर देन 1 रहता है। ऐसा NSE-JS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। The TCA cycles occur in the matrix of mitochondria. ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होती है आपकी ETS, तो यहाँ राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोज 4 ऑक्सीडेशन एंड 2 डीकार्बोक्सिलेशन। Pyruvic acid undergoes 4 oxidation and 2 decarboxylation. TCA, that is tricarboxylic acid, undergoes 4 oxidation and 4 decarboxylation. OAA undergoes 4 oxidation and 2 decarboxylation. बच्चों तो बी और सी तो ऑप्शन गलत हो गया। क्रेब्स साइकिल में अगर अपन बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो जुड़ता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से और बनता है सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इट अंडरगोज 4 ऑक्सीडेशन एंड 2 डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपन 6 कार्बन से स्टार्ट करते हैं और एंड अप करते हैं 4 कार्बन पे, OAA पर अपन एंड करते हैं। दैट मीन्स पूरी साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और 4 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे होगा? NADH बनेगा, NADH बनेगा, FADH बनेगा, ये प्रोसेस हुआ और लास्ट में यहां पर 3 बार NADH बनता है, 1 बार FADH बनता है, तो टोटल कितने हो गए? 4 ऑक्सीडेशन हो गए। ठीक है, 4 बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनके बनने के प्रोसेस में और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अ होम बियर ब्रूअर वांट्स टू इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय यीस्ट। दैट मीन्स वो फर्मेंटेशन करवाना चाह रहा है क्वेश्चन में। और कैसा फर्मेंटेशन? C2H5OH का प्रोडक्शन बढ़ाना है और CO2 गैस यहां पर लिबरेट होगी। ठीक है, और ये किसी फ्रूट मैश को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में। व्हाट शुड ही डू?
बबल एयर थ्रू द मिक्सचर टू एक्सिलरेट रेस्पिरेशन। अगर एयर को बबल करेंगे दैट मीन्स आप ऑक्सीजन दे रहे हो, तो ऑक्सीजन एनोरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक पॉइजन के जैसे काम करेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वार्म द मैशन इन एन ओपन टू एट अबाउट 85 डिग्री, तो इतना हाई टेम्परेचर पर अगर आप यीस्ट को गर्म कर दोगे तो वो मर ही जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कूल द मैश टू प्रमोट फर्मेंटेशन, अगेन अगर आप टेम्परेचर लो करोगे दैट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द यीस्ट टू ग्रो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सील द सिस्टम एंड पंप आउट एक्यूमुलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये डी ऑप्शन यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्यों करेक्ट होगा यहां पर ऑप्शन डी, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप सिस्टम को सील कर रहे हो दैट मीन्स आप उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर रहे हो, तो एनारोबिक कंडीशंस एनहांस होंगी। टॉक्सिक क्या होगा, अंदर अगर CO2 का एक्यूमुलेशन होगा तो दैट वुड बी टॉक्सिक फॉर द यीस्ट, तो CO2 को आप बाहर निकाल दो और O2 का सप्लाई कट ऑफ कर दो, ये एक आइडियल कंडीशन है फर्मेंटेशन करने के लिए, इसीलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ सम कंपाउंड आर 1 एंड 0.7, तो अगर 1 है बच्चों तो इट हैज टू बी कार्बोहाइड्रेट, और अगर 0.7 है तो ये कहीं ना कहीं फैट की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ट्रिपैलमिथिन। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर दो कंसेप्ट्स की नॉलेज जो है वो चेक हो रही है। इन यूकैरियोट्स बोथ प्रोसेसेस अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल, बिल्कुल ठीक बात है। सो वन इज माइटोकॉन्ड्रिया and the other is plastid. ATP synthesis in both the processes depend upon chemiosmotic mechanism. Yes, A और B दोनों correct हैं. ETS system occur in both processes for creation of proton gradient. बिल्कुल ठीक बात है. फोटोसिंथेसिस में ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ओके, NaCJS के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। इफ द सेल इज यूजिंग लेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, द सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन हैज टू बी ऑर्गेनिक एसिड, और यही मैं आपको बता रही थी कि ऑर्गेनिक एसिड लेस ऑक्सीजन को यूज करता है टू ब्रेक डाउन to produce energy and to break down the bonds for the entire process. Why? Because इसके पास खुद में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। सो द क्वेश्चन सेज with the flour at one instance the dough was fermented but failed to rise sufficiently during the baking process. Choose the correct causes from the following possibilities. Okay, the salt was mixed before the fermentation process was completed. The sugar was added in excess. Yeast granules were not activated prior to mixing with the flour. Okay, तो यहां पर अगर आपने salt को fermentation के process से पहले ही ऐड कर दिया तो it would adversely affect the health of the yeast. तो यहां पर वन आंसर तो होगा ही होगा। द शुगर वॉज एडेड इन एक्सेस, अगर आपने शुगर को एक्सेस में ऐड कर दिया तो यहां पर एक फिनोमिना होगा दैट इज एक्स ऑस्मोसिस, और यीस्ट की डेथ होने लगेगी, तो टू बी करेक्ट है। यीस्ट ग्रैन्यूल्स वर नॉट प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड प्रायर टू मिक्सिंग विद द फ्लावर, तो अगर यीस्ट ही एक्टिवेट नहीं हुई, आपने देखा होगा कि कुछ कुकिंग चैनल्स आते हैं जो आपको ब्रेड बनाना सिखाते हैं या केक बनाना सिखाते हैं, तो वो यीस्ट को एक्टिवेट करते हैं पहले। डायरेक्टली आप यीस्ट को अपने फ्लावर में नहीं डाल सकते हो, आपको पहले यीस्ट को थोड़े से ल्यूक वार्म मिल्क में डालना पड़ेगा, है ना, और तब वो यीस्ट एक्टिवेट होगी। उस मिक्सचर को आप अपने डो में डालोगे, देन इट विल प्रॉपरली राइज। तो यहां पर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग EMP पाथवे, अच्छा इन्होंने पूरा पाथवे दे दिया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी ATP खर्च होगी यहां पर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बच्चों आइसोमरेज है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, यहां पर वापस से ATP लगेगी। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से आपका डाइहैप बनेगा और आपका पगाल बनेगा। पगाल से आपका क्या बनेगा,
आपका एसिड बनेगा और वो क्या बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा और लास्ट में आपका पायरुविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि एट विच लेवल एटीपी इज प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल, यानी एसएलपी पर एटीपी कहां कहां बनेगी बच्चों। तो आप देखो आपका E7 लेवल जो है, जब आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो इस स्टेप पर आपकी एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो E7। और लास्ट में जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है तब E10 लास्ट स्टेप पर आपकी क्या बनेगी, एटीपी यहां पर बनेगी, दिस लेवल, यहां पर आपको एटीपी मिलेगी। तो E7 और E10 लेवल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर बहुत इजी है बच्चों, आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको नाम भी याद नहीं आ रहे हैं तो आपको रिएक्शंस अगर पता है कि किस स्टेप पर किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है, और साथ में अगर आप थोड़ी केमिस्ट्री अप्लाई करते तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। तो यहां पर जो चैप्टर है बच्चों रेस्पिरेशन का, वो डिस्कस कर लिया है अपन ने एनसीईआरटी के हिसाब से। जितना एनएससीजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करिएगा, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे। कोई पार्ट आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसे भी हम कवर करेंगे। साथ में जो असाइनमेंट है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छा बेस दीजिए। सो व्हाटएवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डिसाइडेड कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें बच्चों डिटेल में हो गई है। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।